नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। तो टैक्स मंत्रा के बजट स्पेशल प्रोग्राम में हम आज बात करने वाले हैं कि जो आईसीए बॉडी है उसकी क्या उम्मीदें हैं, उन्होंने क्या मांग रखी है इस बार बजट में, क्योंकि आईसीए जो बॉडी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उनके अंडर में देश भर में करीब 5 लाख सीएज हैं जिनका बड़ा रोल है टैक्सेशन के अंदर और सरकार को भी सुझाव दिए जाते हैं। तो आईसीए के प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल खुद हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने वक्त निकाला और हमारे स्टूडियोज में आए और तमाम जो टैक्स से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर हम आपसे आज क्लैरिटी लेंगे और बजट में आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पर भी आपसे समझेंगे। जी। तो हमारे दर्शकों को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो आईसीए है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो स्टैब्लिश हुई है पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो 1949 का था उसके थ्रू स्टैब्लिश है और कहा भी जाता है कि इनके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है सीए बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, वो एक काफी टफ एग्जाम है, उसे क्रैक करना काफी मुश्किल होता है। और देश भर के अंदर आईसीआई के करीब 4.5 लाख रजिस्टर्ड मेंबर हैं, 1.5 लाख मेंबर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और करीब 3 लाख मेंबर जो है अलग अलग संस्थाओं के अंदर आप देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो सीएफओ है या बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कुछ सीओज को भी मैं जानता हूं, जो बड़ी लिस्टेड कंपनी के सीओज हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आईसीआई के मेंबर है। तो रंजीत कुमार अग्रवाल आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और हम बात करने वाले हैं कि आईसीए के द्वारा क्या मांग रखी गई है और ओवरऑल जो टैक्स से जुड़ी हुई, सीएस की जुड़ी हुई जो फर्टेनिटी है उनका क्या मानना है। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत तो यही करूंगा, बजट में बस कुछ ही दिन बचे हैं जी। तो क्या आपने जो ऐसी मुख्य मांगे हैं जो वित्त मंत्री से रखी है, क्योंकि आपके द्वारा एक बड़ा सा मेमोरेंडम दिया गया है वित्त मंत्रालय को, और इसके अलावा एक सेंस, क्योंकि करीब 4.5 लाख मेंबर है आईसीए के, उसमें से 1.5 लाख तो प्रैक्टिसिंग सीए हैं, उनके द्वारा अलग अलग लोगों के रिटर्न्स भरे जाते हैं, उनके द्वारा पूरे ऑल ओवर द इंडिया अब्रॉड भी वो फैले हुए हैं। तो एक सेंस क्या मिल रहा है आपको, जो अगर पर्सनल इनकम टैक्स की बात होती है तो लग रहा है कि इस बार कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? थैंक यू अनुराग जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया और एक समय दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट संस्था है जो आप बता रहे थे, ये 4,30,000 मेंबर और 9.5 लाख बच्चों के द्वारा दुनिया में 182 कंट्री है जहां हमारी जैसी संस्थाएं हैं और हम 75वां साल इस साल मना रहे हैं। 1949 में शुरू हुई थी संस्था, तो आज इस 75वें साल में ये संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था बन चुकी है और हमारे जो प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं जो 1.5 लाख से ऊपर हैं, ये आज देश के जितने भी कॉरपोरेट्स, नॉन कॉरपोरेट सोसाइटी, ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, जितने भी तरह के कंस्टिट्यूएंट हैं उनको एडवाइस करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको सजेशन देते हैं ताकि वो अपना रिटर्न भर सकें, ताकि वो अपना टैक्स पेमेंट कर सकें। और अभी जो आप टैक्स में जो वृद्धि भर सके, टैक्स पेमेंट कर सकते हैं, और ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर कोई करीब 8 करोड़ जो रिटर्न फाइल हुए पिछले वित्त वर्ष में, तो उसमें से बड़ी संख्या में जो रिटर्न फाइल हुए होंगे वो आपके सीएस हमारे सहयोग से, हमारे हेल्प से लोग फाइल करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट के सहयोग से ही आज टैक्स में इतना बड़ा इजाफा आप देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के जो बजट हैं उससे एक्सीड टैक्स कलेक्शन आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक चीज़ मैं आपको पहले मांग के अलावा बताना चाहूँगा कि पिछले सालों में, कुछ सालों में जो इनकम टैक्स एक्ट है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिनांस मिनिस्ट्री में जो काम कर रहा है वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गए। काफ़ी हम इनको ऐसे कहते हैं कि इनकम टैक्स हैज बिकम नाउ इंटेलिजेंट टैक्स, innovation tax and inclusive tax. So that way they are so responding, they are so inclusive and they are so innovative. Faceless assessment आ गया, आपके दिक्कतें कम हो गई, रिफंड के जो पेमेंट जो आते थे वो महीनों लग जाते थे, अब विदिन आवर्स एंड डेज यू कैन गेट द इनकम टैक्स रिफंड। और जो सरलीकरण है
जो रिटर्न में जो सरलीकरण की प्रक्रिया है उसमें लगातार सुधार हो रहे हैं और हमने सजेशन प्रक्रिया में तो सुधार हो रहा है, लेकिन सर टैक्स दरों में भी सुधार की मांग है जी, लोगों जी, की। जी, जी। क्योंकि हम देखिए 2012 के अंदर आखिरी बार जो 30% का स्लैब था वो एडजस्ट हुआ था, 10 लाख से ज्यादा 30% लगते थे। आज हम 2025 में हैं, तो आपको लगता है कि उसमें कुछ एडजस्टमेंट होना चाहिए? क्योंकि 10 लाख की परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा जाए तो करीब 21 लाख तक हम पहुंच गए। वो नहीं, अभी जो इनका एक न्यू रिजीम आई है जो हाँ, डिफॉल्ट टैक्स हम कहते उसमें हैं। भी अगर आप देखें तो 15 लाख से ज्यादा कमाई पे 30% था, जी 2020 में शुरू हुई, और उसके अंदर भी अगर इन्फ्लेशन आप 6% माने तो वो भी करीब 20 लाख तक आता है। तो हो सकता है कि कुछ इस बजट में रियायत और मिलेगी सरकार के द्वारा, लेकिन इस न्यू रिजीम को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और अभी जितनी रिटर्न्स फाइल हुई है, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कहा, 2/3 मोर देन 2/3 लोगों ने इस स्कीम को प्रेफर किया है, 75% तक। तो ये एक अच्छी स्कीम है, सक्सेसफुल है, और आने वाले समय में ऑलमोस्ट सारे लोग इसमें शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा, लेकिन सर सारे लोग अगर इसमें शिफ्ट कर जाएंगे तो अगर हम इंश्योरेंस का देखें या होम लोन का डिडक्शन वगैरह है, बहुत से लोग घर खरीदते हैं जिसमें होम लोन का इंटरेस्ट के अंदर डिडक्शन मिलता है, तो इस स्कीम के अंदर तो किसी तरह का डिडक्शन नहीं है, तो फिर इंसेंटिव क्या रहेगा? नहीं, आने वाले जो सरकार का विजन है कि डिडक्शन लेस एक फ्लैट टैक्स हम लोगों को मुहैया कराएं, तो कम से कम डिडक्शन मिले और कम से कम लोग को टैक्स देने पड़े। तो एक फ्लैट रेट अगर आप देते हैं और आपको अगर आज 22 लाख 25 लाख 30 लाख तक अगर कोई टैक्स नहीं देना पड़े इस न्यू रिजीम में, और आपको डिडक्शन कुछ भी ना मिले, तो नेचुरल है कि लोग उस स्कीम में जाना पसंद करेंगे। और आजकल आप देखेंगे कि टैक्स के कंप्लायंस, रिटर्न की प्रक्रिया आज उतनी इजी नहीं है, जितने सारे हमारे सेक्शंस हैं। तो हमने काफ़ी सुझाव दिए हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर। अभी सरकार ने भी एक मांग रखी थी कि 6 महीने में हम नया एक रिवाइज सिंप्लीफाइड एक्ट लेके आएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था बजट में, उस दिशा में भी काफ़ी काम हुए हैं और काफ़ी सजेशन भी हमने इंस्टीट्यूट की तरफ से दिए। हाँ सर, तो हम सुझावों पे ही बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 3 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपने वित्त मंत्री को कही है अपने सुझावों के अंदर, जो आपको लगता है कि ओवरऑल टैक्स सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है? एक तो हमने जो कि 2 दिन पहले इसका सर्कुलर भी आया है कि टीडीएस की जो रेट्स हैं, जैसे किसी में 5% है, किसी में 2% है, किसी में 1% है, इसको एक रैशनलाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कहा है। और उस दिशा में हमने हमारे सुझाव दिए कि सिंप्लीफाइड यूनिफॉर्मिटी इन द टीडीएस रेट, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये सुझाव दिया है कि जो एलएलपी और फर्म्स हैं, इनकी जो टैक्स रेट हैं उसको कंपनी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एलएलपी नाउ कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सो कंपनी एंड एलएलपी दोनों उनके यहाँ रेगुलेट होती है। आज एलएलपी में हमारे सेक्शन 34 ऑफ द एलएलपी एक्ट कहते हैं कि उस पर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी लागू हो रहे हैं, उसको भी सरकार नोटिफाई कर रही है। तो हमारा ये सुझाव है कि एलएलपी की जो रेट है उसको भी कंपनीज रेट के साथ में उसका बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, ऐसा हमने एक सुझाव इसमें दिया है। तो अभी क्या दरें हैं सर एलएलपी? अभी जो एलएलपी की जो रेट है वो 30% से ज़्यादा, 30% की जो रेट है स्लैब उसमें चलता है। कंपनीज में 22% की रेट सरकार ने दी है। तो ये जो 22% की रेट के साथ एलएलपी के रेट को लाने के लिए हमने सुझाव दिया है। यस सर, एक और जो सुझाव मैं आपका पढ़ रहा था कि धार्मिक और समाज सेवी ट्रस्ट के लिए नियम जो है सरल बनाए जाए, तो क्या ये टैक्स बेनिफिट के हिसाब से ये नियम सरल होने चाहिए? किस दृष्टिकोण में आप चाहते हैं कि सरकार को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर होता भी है तो क्या जो हम देखते हैं कि सोशल एक्सचेंज वगैरह पे जो खर्चा होता है वो बढ़ेगा? नहीं, जो ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन, उसके कंप्लायंस और उसके टैक्सेशन के बहुत सारे प्रावधान हैं। अलग अलग प्रावधान हैं। तो हमने एक प्रपोजल दिया है कि थोड़ा सा वो स्ट्रीमलाइन हो जाए। हालांकि थिंग्स आर राइट नाउ ऑल्सो वेरी क्लियर, बट टू सम ए ग्रेट एक्सटेंट वी वांट दैट टू बी स्ट्रीमलाइन। और एक जगह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, उसके कंप्लायंस की प्रक्रिया और उसके जो टैक्स के जो रेट्स हैं उसकी प्रक्रिया, ताकि जो बेनिफिट टैक्स का मिलना है ट्रस्ट के द्वारा, जो एटीजी हैं, जो हमारे डिडक्शन मिलते हैं, उसकी प्रक्रिया और सहज हो जाए। इसीलिए हमने इसमें 3-4 सजेशन सरकार को दिए हैं। बिल्कुल सर, अब जब डायरेक्ट टैक्स की है तो एक
सवाल हमेशा आता है कि अभी भी 140 करोड़ के देश के अंदर जी जो टैक्स रिटर्न फाइल किए गए, वो 9 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। हाँ, करीब 7 करोड़ 87 लाख, जो जी इंडिविजुअल रिटर्न की बात जी करूं, जी जी तो वो काफी अभी भी केवल 5% ही हो रहा है। और उसमें भी जो 7 करोड़ 87 लाख रिटर्न फाइल हुए, उसमें करीब 5.5 करोड़ 70% लोगों ने अपनी निल इनकम बताई। जी तो पूरा पूरा जो भार आ गया वो आ गया 20 से 50 लाख कमाने वालों पे। वो करीब 26 लाख का आंकड़ा है, और 50 लाख और 50 लाख से ज्यादा कमाने वाले, उनका आंकड़ा है मात्र 7 लाख। जी तो इसको कैसे बदला जा सकता है? हम 140 करोड़ के देश में इस टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया किया जा सकता है? क्योंकि सर, आपके जो मेंबर्स हैं पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनके पास हर किसी की जानकारी होती है, और आपके पास भी सुझाव आते होंगे, आप भी सरकार को देते होंगे कि इस टैक्स बेस को कैसे और बढ़ाया जाए। पिछले कई सालों में नंबर ऑफ पैन कार्ड की संख्या काफ़ी बढ़ी है, लेकिन जो रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न फाइल में भी जो निल रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। जैसे आपने 7 करोड़ 87 लाख का रिटर्न फाइलिंग का नंबर दिया, उसमें भी जो टैक्स पेई है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, जो भी 5.5 करोड़ के द्वारा किसी भी तरह का टैक्स नहीं तो दिया 1.5 करोड़ लोग ही इस पूरे इकोनॉमी में, जो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारी 7% से ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों की टैक्सेशन देने की कैपेसिटी कितनी है या नहीं दे रहे हैं, उसमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और अगर आप देखो पर कैपिटा इनकम, आज हमारे देश में $2,500 पर कैपिटा इनकम है। आज अगर विकसित भारत हमारा देश बनता है 2047 में, इसको 5 टाइम्स जंप होना पड़ेगा। $15,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम चाहिए। तो उस दिशा में सरकार के काफ़ी प्रयास आए, कई स्कीम्स आई है, लेकिन जो अवेयरनेस होनी चाहिए, जो आम आदमी के पास फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी ड्राइव इंस्टीट्यूट भी अपने कमेटी के द्वारा ये काम कर रही है। 12 रीजनल लैंग्वेज में हम फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी आम पब्लिक को मुहैया करा रहे हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट एनफ। दैट इज़ द वन स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो आज जो देश की जनता है, उसको ये अवेयरनेस, टैक्स के बारे में जानकारी, उसके कंप्लायंस, आज कई चीज़ों में लोग टैक्स नहीं दे पा रहे होंगे, उसकी भी हमें एक अवेयरनेस करा के उसको मुख्य धारा से जोड़ना पड़ेगा। तो स्कोप बहुत है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया वेयर पीपल कैन, दे वांट टू पे द टैक्स। हम उसको मेन धारा में कैसे लाएं, इस दिशा में। लगता है सर, अभी जो 7 करोड़ 87 लाख है, और ये आगे चल के अगले 5 साल के अंदर ये आंकड़ा 20-25 करोड़ तक पहुंच जाएगा, और इससे आपकी फर्टर्निटी को तो फायदा होगा ही, क्योंकि ज्यादा लोग रिटर्न फाइल करेंगे तो आप लोगों के लिए काम बढ़ेगा, लेकिन सरकार का रेवेन्यू काफी बढ़ेगा। सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ना ही, और सरकार का रेवेन्यू अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से बजटेड टारगेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हर क्वार्टर में आ रहा है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे आज 1,60,000 जो प्रैक्टिस में हैं, आज देश में 19,100 पिन कोड है। 19,100 पिन कोड में 17,000 से ज़्यादा पिन कोड में हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, जो एमएसएमई को, लार्ज सेक्शन को, स्मॉल सेक्शन को मदद करता है, उसकी रिटर्न फाइल करना, उसको एडवाइस करना, उसको कंसल्टेंसी देना, ताकि सरकार के एक्सचेकर में टैक्स आ सके। तो लेकिन सर, आपने एक बात बोली कि 19,000 में से 17,000 पिन कोड में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, और हर किसी की मदद करता है, इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करने वाले, इसके अलावा एमएसएमई और वगैरह। लेकिन क्या वहां से आपको थोड़ा सा एक सेंस मिलता है कि टैक्स की दरें जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं अभी पिंच हो रही है? टैक्स की दरें पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम हुई है। पहले तो आई वॉज टोल्ड 98% तक टैक्स की रेटिंग हुआ करती थी, लेकिन ग्लोबली अगर आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो हमारी टैक्स रेट एट पार है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे देश विकसित हो रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, ये रेटें कम आएगी। जितनी रेटें कम होगी, आप इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे, मतलब अगर तो सर कलेक्शन बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर लोग टैक्स दायरे में आते हैं जी, तो अभी जो मिडिल क्लास को थोड़ा सा पिंच हो रहा है टैक्स रेटें, वो कम हो सकती है। वो कम होगी। और लोग अभी पिछले 10 सालों में जो हमने फील किया है कि लोग अब टैक्स देना चाहते हैं। हमारा ये मानना है कि
कोई भी देश का नागरिक ये नहीं चाहता कि मैं टैक्स ना दूं, लेकिन जब उसे ये लगता है कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आज अब लोगों में कॉन्फिडेंस आया है कि हमारे पैसे का सही यूज हो रहा है, इसलिए लार्ज नंबर में लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन स्टिल इट इज ए लो नंबर। देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ दिस नंबर। बिल्कुल सर, एक और चीज हमने देखा है कि एक टैक्स की अंदर चोरी की वजह ये भी होती है कि जो ओवरऑल कंप्लाइंस है, जो बाद में इश्यूज आते हैं, उसमें इतना ज़्यादा राहत नहीं मिलती, मतलब वो प्रोसेस बहुत टीडियस होता है। तो इसको कैसे और सरल किया जा सके, जहां पर लगे कि अच्छा मुझसे कुछ बताने में गलती हो गई है, मैंने अपना डिक्लेरेशन सही नहीं दिया, लेकिन इसको बाद में रेक्टिफाई किया जा सकता है। हमने इसमें भी एक सुझाव दिए हैं कि कोई डिफेक्टिव रिटर्न जो कोई हो जाती है कोई भी छोटी मोटी गलतियों के कारण, तो उसको एक मौका दिया जाए, उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाए। और आज पहले क्या होता था कि अटैचमेंट होते थे मैनुअल रिटर्न में, अब तो सारे ऑनलाइन हो गए, तो डिफेक्टिव रिटर्न की जो डेफिनीशन है उसको भी हमने सुझाव दिया है, उसमें थोड़े बदलाव किए जाएं। और जो ये प्रक्रिया है, आप जो फेसलेस असेसमेंट अब आया है उसके कारण जो एसएससी का और ऑफिसर का जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता था वो ख़त्म हो गया, और अब आपको फेसलेस सारी डील करनी है, सारे रिप्लाई करने हैं, सारे नोटिसों के जवाब देने हैं। उसमें एक बहुत बड़ी पारदर्शिता आई है कि अगर आपकी सारी चीज़ें सही है तो आपको तो उससे सर आपको क्या लगता है, आपकी फर्टर्निटी के जरिए कि वो एसएससी के मन में थोड़ी राहत आई? जो पहले घबराहट होती थी, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, डर होता था, फिर किसी अफसर को जाके बिलो द टेबल कुछ करना होता था, तो वो सब चीजें अब फेसलेस असेसमेंट से कम हो गई। फेसलेस असेसमेंट में लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ रहा है कि जो आप अपना प्रेजेंटेशन, जो अपनी बात कहना चाहें वो कह सकते हैं राइटिंग में, और जब आप राइटिंग में विथ तथ्य एंड फिगर और डेटा के साथ, सेक्शन और केस लॉ के साथ अपनी बात कहते हैं, तो सामने में जो बैठे हैं ऑफिसर जो इसको असेसमेंट कर रहे हैं उनको भी उसको समझना पड़ रहा है, और फिर वो सही निर्णय ले पा रहे हैं। पहले के मुकाबले में ये प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी है और ज़्यादा सफल है, इसीलिए फेसलेस असेसमेंट जब से आया है तब से इसके सक्सेस के कारण इसको कंटिन्यू किया गया है। यस सर। सर एक और पॉइंट जो है आपके मेमोरेंडम में मैं पढ़ रहा था, तो वहां पता चला कि शेयर मार्केट और जो इन्वेस्टमेंट से इनकम है उसका अलग सेक्शन होना चाहिए। तो ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि ये अलग सेक्शन किस तरह से हो और इसको कैसे इनकम में शामिल किया जाए। नहीं, अलग सेक्शन नहीं, हमने ये कहा है कि शेयर बाजार में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, एफएनओ है, इक्विटी है, बॉन्ड है, ये सब, इन सब के कारण बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हम चाह रहे हैं कि इसका एक सेपरेट सेक्शन हो जाए जिसमें कि उसके कैलकुलेशन, असेसमेंट, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके जो टैक्स रेट हैं, ये सारी एक जगह आ जाएं, तो ताकि लोगों को समझने में भी आसानी हो कि शेयर से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका ये चैप्टर है और उसके सारे प्रावधान वहाँ पर दिए हुए हैं। तो एक अलग सेगमेंट बन सकता है, इसीलिए हमने इसमें सजेशन दिया है। और सबसे बड़ी जो आपको मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा सजेशन इस बजट, प्री बजट में हमने जो कहा है सरकार को कि जो इन्वायरमेंटल ESG ये जो इशू हैं, इसमें कैसे हम इंसेंटिवाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करें, कार्बन एमिशन कम करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी हमने सजेशन दिए हैं, सोलर पैनल के लिए भी दिए हैं। मतलब यहाँ पर जो जो निवेश करता है या खर्चा करता है उसमें अलग से उससे कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए। अब जैसे आप सोलर पैनल भी बहुत बड़ा एक जरिया हो गया है फॉर डीकार्बनाइजेशन, तो सोलर पैनल को कैसे हम प्रमोट करें, उसको इंसेंटिवाइज करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेना चाहें उसको करें। ग्रीन बॉन्ड अगर मैं आई एम ए सब्सक्राइबर टू ग्रीन बॉन्ड तो मुझे क्या इनकम टैक्स में और छूट मिल सके, ये सब सारी चीज़ें हमने कही है। बिल्कुल। और सर संपत्ति बेचने के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको कैसे आप, क्योंकि भारत के अंदर एक संपत्ति जो है, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, एक काफ़ी टीडियस इशू है। हमने देखा है कि पिछले साल भी सरकार ने जो LTCG में कुछ बदलाव किया था, बहुत ज़्यादा उस पर
विवाद हुआ था, फिर वापस उसको थोड़ा सा 2 ऑप्शन देने पड़े थे, तो इसको और कैसे सरल किया जा सकता है? उसमें भी हमने कुछ सुझाव दिए हैं। जैसे पहले क्या था कि 3 साल से ज़्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी आप रखते हो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आती है। अब सरकार ने 3 साल की जगह 2 साल कर दिया। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल गेन जो 54 सेक्शन है उसमें आपको बेनिफिट लेना है, तो वहाँ पर ये 3 साल का जो होल्डिंग पीरियड है उसको 2 साल किया जाए। उसको अलाइन करने के लिए भी सजेशन हमने दिए हैं। इसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, उसमें थोड़े से कैसे हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकें, उससे भी रिलेटेड हमने 1-2 सुझाव सरकार को दिए। बिल्कुल सर, जिस तरह से अभी आपने शुरुआत में बताया था कि आगे चल के जो है नंबर ऑफ रिटर्न भरने वाले लोग हैं वो उसमें संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन क्या आपका मानना है कि जो रिटर्न भरने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी टीडियस है? जैसे मैं मेरा भी उदाहरण लूं, मैं खुद अपना रिटर्न नहीं भर पाता, मेरा जो फ्रेंड है उसे उस सीए फ्रेंड की मदद लेनी पड़ती है, उसको 2 बार फोन करना पड़ता है कि भाई अब ड्यू डेट आ गई है, फिर वो मुझे बोलेगा सारे तेरे डॉक्यूमेंट भेज, ये भेज, इसके बाद हो। तो इस प्रक्रिया को कैसे सरल किया जा सके, क्योंकि एक सरल फॉर्म की चर्चा तो बहुत होती थी, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो खुद ही अपना रिटर्न भर पाते हैं। पहले एक 1 पेजर सरल फॉर्म आता था, 1 पेजर, फिर बाद में वो विड्रॉ हुआ, फिर कुछ फॉर्म आ गए। हमने भी इसमें थोड़ा तो आसान पहले से हुआ है फॉर्म भरना, लेकिन कुछ कम्प्लेक्सिटी है, तो इस बारे में हमने कुछ सुझाव दिए हैं। अगर आप बता पाए किस तरह के? वो एक पेजर 1 पेजर अगर फॉर्म अगर बनता है जिसमें कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए टू कैलकुलेट द टैक्स, उसको अगर हम फिलअप करें तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ सेक्शंस इतने ज़्यादा हैं इनकम टैक्स में, 5 हेड हैं, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, ये सारे सेक्शन में हर आदमी को सारे सेक्शन नहीं लगते हैं। तो चूंकि सारे सेक्शन का डिडक्शन कंप्यूटेशन करना है, इसलिए फॉर्म कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि किसी को कोई सेक्शन लगते हैं, किसी को, लेकिन सारे सेक्शन को फॉर्म में तो रखना ही पड़ेगा। इस कारण से फॉर्म थोड़ा वो है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करके मेजर हेड्स को एक जगह लाके अलग अलग किया जाए तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है, ये मानना है रंजीत अग्रवाल का, प्रेसिडेंट आईसीएआई। तो आने वाले बजट के अंदर आईसीएआई के द्वारा कई सारे सुझाव दिए गए हैं, जिसमें फॉर्म रिटर्न फाइलिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाना, इसके अलावा किस तरह से इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए टैक्स के नियमों में सुधार करना, टीडीएस और टीसीएस की दरें जो है आसान बनाना। और रंजीत कुमार अग्रवाल का मानना है कि जो फेसलेस असेसमेंट है उससे प्रक्रिया थोड़ी आसान हुई है, टैक्स पेयर्स के मन में भी भय कम हुआ है, लेकिन बजट के अंदर ढेर सारी उम्मीदें हैं जो जिससे ओवरऑल सीए फर्टर्निटी है जो देख रही है, और आम लोगों को भी उम्मीदें हैं कि टैक्स की जो रेट्स है वो रेशनलाइज की जाएगी। तो बस कुछ दिनों का ही और इंतजार है, और हम उम्मीद रखते हैं कि बजट के ऐलान के बाद भी चीज़ों को समझने के लिए हम एक बार फिर से आईसीएआई के प्रेसिडेंट जो है रंजीत कुमार अग्रवाल को आमंत्रित करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी टैक्स दे रहे हैं वो प्राउडली कर सके, आई एम ए प्राउड टैक्स पेयर इन इंडिया। बिल्कुल, जो भी टैक्स दे रहे हैं वो प्राउडली कह सके कि आई एम ए प्राउड टैक्स पेयर इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।